हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के थ्रू हम क्लास 12th का रिज़ल्ट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा उसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगली 5 वीडियो में, क्योंकि ये सारा मैटर ऐसा है जिसको हम छोटा छोटा डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो अगली 5 वीडियो में हम इस पूरे शेड्यूल को, रिज़ल्ट कमेटी कैसे बनेगी, शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी कैसे है, मॉडरेशन कैसे होगी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं कि अगर किसी ने सब्जेक्ट चेंज किया है, उन सभी को मैं थोरोली डिस्कस करूँगा इन 5 वीडियो में। आज सबसे पहली जो वीडियो है वो बेसिक को डिस्कस करेगी कि ये पॉलिसी असल में है क्या, तो इसको हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। सीबीएसई ने 17 जून 2021 जो कल का दिन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस या परमिशन के बाद अपनी पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो इशू कर दी है। अब वो क्या कहते हैं हमें कि किस तरीके से हम क्लास 12th के रिज़ल्ट को प्रिपेयर करेंगे, उसका बेसिक हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये पार्ट 1 है। 5 पार्ट में ये पूरा जो सर्कुलर है ये थोरोली आपके साथ डिस्कस मैं करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि हम अपने रिज़ल्ट को बहुत अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो बैकग्राउंड क्या है, टेबुलेशन पॉलिसी क्यों लानी पड़ी? तो हमें पता है कि कोविड की सिचुएशन है जिसमें हम एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए डिफरेंट वे में जो सोसाइटी है वो डिसरप्टेड हुई। तो हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एजुकेशनल प्रोसेस स्कूल में किस तरीके से चली और वो कितनी इम्पैक्ट हुई वो हम जानते हैं। तो करंट सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई कंडक्ट नहीं करा पा रही थी सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर द 2021 एग्जामिनेशन। इसीलिए सीबीएसई ने ऑन 1 जून सब स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस कर ये डिसीजन लिया कि वो एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं। तो अब मार्क्स या कहीं कि सीबीएसई रिज़ल्ट कैसे डिक्लेयर करे, तो उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट में। जब उस कमेटी ने जो भी एक पूरा खाका तैयार कर पेश किया गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूवल दे दिया, तो वो अब हमारे सामने इस डॉक्यूमेंट के रूप में उपस्थित है, जहाँ पर जो कई लाख स्टूडेंट हैं उनका फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेशन फॉर स्टूडेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फैसिलिटेटिंग देयर परस्यू इन हायर एजुकेशन वो ज़रूरी था और समय पर होना ज़रूरी था। इसीलिए ये टेबुलेशन पॉलिसी सीबीएसई हमारे सामने लेकर आई है। अब ये क्या कहती है, क्या चैलेंजेस हैं सीबीएसई के सामने और क्या ऑब्जेक्टिव हैं इस टेबुलेशन पॉलिसी के? फॉर एग्ज़ाम टू बी फेयर टू ऑल स्टूडेंट दे शुड बी स्टैंडर्डाइज फैक्टर्स सच एज द कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर, task, the administration condition, access to resources and any supporting material and analysis of result should be same or equivalent for all the student। तो सीबीएसई ये इंश्योर करना चाहती है कि हर बच्चे के साथ जैसे एग्ज़ाम जब वो देते थे तो उनके साथ जस्टिफिकेशन होता था, फेयरनेस होता था, वो अब की बार भी हो। ये सीबीएसई चाहती है इस टेबुलेशन पॉलिसी के थ्रू कि सीबीएसई एक वैलिड रिजल्ट डिक्लेयर कर पाए, एक रिलायबल रिजल्ट डिक्लेयर कर पाए, एक फेयर रिजल्ट डिक्लेयर कर पाए, एक अनबायस्ड रिजल्ट डिक्लेयर कर पाए हर स्टूडेंट के लिए, तो किसी के साथ भी इनजस्टिस किसी भी फॉर्म में ना हो इस पैंडेमिक सिचुएशन में। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है सीबीएसई के लिए भी और हम सभी के लिए भी जो इस रिजल्ट को प्रिपेयर करने में लगेंगे। रिजल्ट कैलकुलेटेड विद the help of any approximation method would need not to be exactly at par, नहीं हो सकता किसी भी फॉर्म में, with the result compiled on the basis of an actual examination. However, the assessment policy will have to meet the standard of being unbiased, reliable, fair, valid, transparent to all the students। क्योंकि अब हर डिफरेंट लेवल पर इसको रिजल्ट प्रिपेयर करेगा, तो सीबीएसई चाहती है कि वो बिल्कुल अनबायस्ड हो, रिलायबल हो, फेयर हो, वैलिड हो, ट्रांसपेरेंट हो। द असेसमेंट पॉलिसी आल्सो नीड टू बी प्रोसीजरली रोबस्ट एंड बेस्ड ऑन एडिक्वेट, क्रेडिबल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अनेबल अराइविंग एट द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिसाइज कंक्लूजन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। तो इसीलिए टेबुलेशन पॉलिसी को फॉर्म किया है सीबीएसई ने।
क्या मोड ऑफ असेसमेंट है? तो असेसमेंट, क्योंकि देखो इंटरनल या प्रैक्टिकल की तो असेसमेंट हो ही रही है और वो हम पूरी कर रहे हैं और वो लगभग हर स्कूल में पूरी हो चुकी है। मेन जो आता है जिसका थ्योरी का सीबीएसई एग्जाम लेती है उसकी असेसमेंट से संबंधित है। As per the information available, school have conducted different type and number of tests or exam for class 12th for the session 2020-21। इस हर स्कूल ने डिफरेंट लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं, टेस्ट कंडक्ट किए हैं क्लास 12 स्टूडेंट के, तो वो सीबीएसई को भी पता है। ड्यू टू स्टूडेंट क्लोजर caused by COVID pandemic, most of classes and exam tests were conducted online by the school। ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है, ये हम जानते हैं। Some school were also successful in conducting in-person examination, usually done as preparatory test for board examination हुए हैं, मतलब कि फिजिकल जो टेस्ट हैं वो भी हुए हैं स्कूलों में। Depending upon the local prevailing condition and relaxation available to the school, तो जो भी उस समय की प्रिवेलिंग कंडीशन थी और जो रिलैक्सेशन दी गई थी उसको ध्यान में रखते हुए। बोर्डली आइदर ऑल और सम ऑफ द यूनिट टेस्ट और मिड टर्म एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हैव बीन कंडक्टेड बाय द स्कूल। ज़्यादातर हुआ है हर स्कूल में, हम जानते हैं। मोस्ट ऑफ दीज हैव बीन इन ऑनलाइन मोड, कुछ उसमें से ऑनलाइन मोड में भी है। फॉर सम स्टूडेंट एकेडमिक ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग असेसमेंट वर adversely affected due to non availability of devices and connectivity। गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट के साथ या टीचर्स के साथ ये हुआ है, जहाँ पर हमारे बच्चों के पास वो डिवाइसेस या वो कनेक्टिविटी नहीं थी, तो हम कई जगह पर हैम्पर भी थे अपने टेस्ट या अपनी असेसमेंट को लेने में। अब क्या है, किस तरीके से सीबीएसई ने ये डिसाइड किया है कि एग्ज़ाम या कहें कि मार्क्स को प्रिपेयर किया जाए, रिजल्ट को प्रिपेयर किया जा सके। तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट है क्लास 12th, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहला एलिमेंट है क्लास 12th आर द रिजल्ट ऑफ यूनिट टेस्ट और मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्टेड बाय द स्कूल। सबसे पहले उसको बेस बनाया जाएगा। ड्यू टू द नेचर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्रॉम होम और डिफरेंट एक्सेस टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, solely relying on these core is not prudent for two reason। सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड हो जाएं तो शायद जो है ट्रू, फेयर और जस्टिफिकेबल रिजल्ट ना बन पाए। उसके लिए दो रीज़न सीबीएसई ने दिए हैं। पहला ये कि रिज़ल्ट जो हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के बेस पर हैं, ज़्यादातर बहुत कम फिज़िकल फॉर्म में हैं, तो वो उस बच्चे की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते। एज दीज वर नॉट in a similar setting for all and because of different access to digital infrastructure, वो भी है कि सबके पास एक जैसा नहीं था, तो वो प्रॉब्लम थी सबसे पहली। दूसरा कि these examination not being बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सीबीएसई, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है सीबीएसई के, तो इसका बेस बनाकर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। विल नॉट मीट द गोल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन असेसमेंट एंड मे आल्सो रिफ्लेक्ट सब्जेक्टिविटी इनहेरेंट इन स्कूल बेस्ड असेसमेंट, तो ये है ही है, ये हमें पता ही है। लेटर आस्पेक्ट दो विल बी एड्रेस बाय द मॉडरेशन टू बी अप्लाइड टू द स्कूल बेस्ड असेसमेंट, तो मॉडरेशन होगा जैसे 10th में हुआ है तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। टू एड्रेस दीज टू कंसर्न द क्लास 12th स्कूल बेस्ड असेसमेंट नीड टू बी सप्लीमेंटेड बाय द स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन प्री कोविड टाइम, तो जो कोविड टाइम से पहले है उनको ध्यान में रखते हुए, उनको इन्वॉल्व करते हुए रिजल्ट को बनाया जाए। टू ऑब्टेन ए होलिस्टिक, फेयर एंड प्रिसाइज एंड अनबायस्ड असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द परफॉर्मेंस बाय द सेम स्टूडेंट विल हेल्प इन ऑब्टेनिंग रिजल्ट विच वर मोर एक्यूरेट। तो उसके लिए सीबीएसई ने क्या किया, एलिमेंट 2 ले लिया, उसमें जो क्या है क्लास 10th का रिजल्ट। Class 10th board examination held for the current cohort of class 12 student fit the requirement, तो वो क्योंकि सीबीएसई कंडक्ट कर चुकी है ज़्यादातर बच्चों का, या अगर दूसरे बोर्ड से भी बच्चे आ रहे हैं तो उनका भी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का हुआ था, इन सभी बच्चों का। रिजल्ट ऑफ दीज एग्जामिनेशन में बी ट्रीटेड एज मेजर ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी, जज किया जा सकता है उसके बेस पे। This was the only public examination conducted by the board for actual year-end assessment when conditions were normal and the examination were conducted in a regular standardized manner without any deviation from the scheme announced by the board
एट द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन। ये ऑब्वियसली है कि क्लास 10th का रिजल्ट जिस फॉर्म में CBSE चाहती है उस फॉर्म में हुआ था। However, it is likely that a student may not have been equally interested in all the subjects of class 10th and may have underperformed in few subjects। हो सकता है कि उसको वो सारे सब्जेक्ट पसंद ना हो, इसीलिए वो साइड लेता है, कुछ अपने मनपसंद सब्जेक्ट या स्ट्रीम चुनता है, तो सब सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना हो, तो इसलिए क्लास 10th को भी सिंगल हैंडेडली बेस नहीं बनाया जा सकता था। सिंस द स्टूडेंट डिड नॉट नो द टाइम ऑफ टेकिंग क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन दैट दोज मार्क्स विल काउंट टुवर्ड द ऑल इम्पॉर्टेंट क्लास 12th रिजल्ट। उनको ये भी नहीं पता था कि जो 10th में वो परफॉर्म करेंगे उसी के बेस पे 12th का रिजल्ट भी बनेगा। सम ऑफ द shortcoming can be overcome by using the score obtained in theory examination average of best 3 subject। तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट की एवरेज आउट ऑफ जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं उसको यूज़ किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द मार्क्स to give the benefit to the student of omitting the score of the subject in which they underperform due to any reason। तो जिन भी सब्जेक्ट में 5 में से जिन 2 सब्जेक्ट में उन्होंने अंडर परफॉर्म किया था उनको अलग हटाकर बेस्ट 3 सब्जेक्ट का एवरेज लेकर क्या किया जा रहा है 10th के रिजल्ट या 12th के रिजल्ट में उसको यूज़ किया जा रहा है। 2 एडिशनल कंसर्न रिमेन विद इंक्लूजन ऑफ क्लास 10th बोर्ड रिजल्ट। तो 2 और एडिशनल कंसर्न है CBSE की। पहला ये कि स्टूडेंट एबिलिटी में हैव इवॉल्व सिंस व्हेन द क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम वर हेल्ड। तो हो सकता है कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट आए तो आज की डेट पर उसका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा जागृत हो चुका हो, ज़्यादा इफेक्टिवली वो उन सब्जेक्ट को समझ पा रहा हो, सबसे पहला ये। दूसरा कि बेस्ट 3 सब्जेक्ट इन क्लास 10th मे नॉट बी कोइंसाइड विद द सब्जेक्ट बीइंग टॉट एंड असेस्ड इन क्लास 12th। तो क्लास 12th में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और जिन 3 बेस्ट सब्जेक्ट की एवरेज ली जा रही है, हो सकता है कि अब वो तीनों सब्जेक्ट या उसमें से कोई 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे हों जो अब वो पढ़ ही ना रहा हो। जैसे कॉमर्स वालों के साथ तो ये बहुत होता है कि ज़्यादातर सब्जेक्ट उनके क्या होते हैं, वो नहीं होते जो वो क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो ये कंसर्न थी, तो इसीलिए CBSE ने एलिमेंट 3rd भी यूज़ किया जो क्लास 11th है। It is therefore advisable to include class 11th result as well in the overall assessment since they were held only a year ago। क्योंकि वो 1 साल पहले ही हुए थे और were based on prescribed senior secondary syllabus and were conducted in setting the approximate standardized examination। तो उनके लिए एग्ज़ाम भी लगभग सभी सब्जेक्ट के हो गए थे, सिलेबस भी CBSE ने जारी किया था और वो सब्जेक्ट भी हैं उसमें जो उन्होंने क्लास 12th में भी पढ़ रहे हैं। The student of class 12th have appeared in class 11th examination conducted in the year 2019-20 in offline mode था ज़्यादातर। By the time the lockdown was declared in March 2020, the examination were conducted in a regular manner without any deviation from the scheme decided by the board well in advance to start the academic session। ज़्यादातर के हो चुके थे जैसा क्लास 10th में भी हुआ था और सब्जेक्ट भी वो हैं जो 10th में तो शायद हो सकता है उन्होंने नहीं पढ़े हों पर 11th में वो पढ़ रखे हैं। क्लास 11th इज बेस्ड ऑन द सीनियर सेकेंडरी सिलेबस एंड गिव ए गुड इंडिकेशन ऑफ स्टूडेंट कैपेबिलिटी इन देयर प्रेफर्ड सब्जेक्ट। तो वो उनकी कैपेबिलिटी भी बताती है जो सब्जेक्ट उन्होंने अभी ले रखे हैं। द एग्जामिनेशन वर कंडक्टेड फॉर फुल ड्यूरेशन इन एग्जामिनेशन हॉल अंडर द प्रॉपर सुपरविजन। वो प्रॉपर वे में एग्जाम हुए हैं तो उनके ऊपर हम रिलायबल या हम कहें कि उनके ऊपर क्लास 12th का रिजल्ट अगर हम बनाएं तो ज़्यादा रिलायबल कहलाएगा। कुछ इशू जरूर हैं। इशू हैव बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द बोर्ड रिगार्डिंग ओवरऑल लेस अवार्ड ऑफ एब्सोल्यूट मार्क्स इन क्लास 12th टू स्टूडेंट ड्यू टू स्ट्रिगनेंट मार्किंग। तो ये एक इशू होता है कि क्लास 11th में थोड़ी जो चेकिंग होती है वो इस फॉर्म में होती है कि बच्चा जो वेल डिज़र्व करता है वही क्लास 12th में जाए, तो वो CBSE को भी पता है। दिस शुड नॉट बी ए मैटर ऑफ कंसर्न एज दिस आस्पेक्ट विल बी टेकन केयर बाय द मॉडरेशन पॉलिसी। तो इसको CBSE मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू क्या करेगा, डील कर लेगा। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन क्लास 11th असेस्ड इन ए क्रेडिबल मैनर दस प्रोवाइड एन अनबायस्ड मेजर फॉर of the upcoming performance of the student in class 12th।
तो ये एक ज़रूर है, ये हम जानते हैं कि वो एक इस तरीके से एग्ज़ाम दिया गया है जो अनबायस्ड है और जिस बेस पर हम क्लास 12 को रिजल्ट को बना सकते हैं। इन सम केसेस इट इज़ पॉसिबल दैट द स्टूडेंट माइट नॉट हैव अप्लाइड देमसेल्फ fully to class 11th examination. However, this will be addressed to an extent by taking into the consideration of class 10th marks along with class 11th marks. तो class 10th और 11th के marks के साथ इससे बाहर निकल सकते हैं अगर उसने क्लास 10th के 11th के एग्ज़ाम बहुत सिंसियरली ना दिए हों, वो सिर्फ ये चाहता हो कि बस मैं पास हो जाऊँ, तो उसको भी CBSE मॉडरेशन के थ्रू और क्लास 10th के मार्क्स को इंक्लूड के थ्रू पूरा करने की कोशिश कर रही है। कंक्लूज़न यही है कि असेसमेंट ऑफ क्लास 12 जो है वो ऐसी हो, कंपोजिट मैनर में हो, जो स्टूडेंट की रियल परफॉर्मेंस को दिखा सके। स्कूल बेस्ड जो क्लास 12th एग्जामिनेशन है, क्लास 11th एग्जामिनेशन है और जो 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन है जो किसी बोर्ड ने या CBSE ने लिया है, और उसके साथ साथ मॉडरेशन भी हो रही है, तो उस बेस पर हम स्टूडेंट की एक्चुअल या सही परफॉर्मेंस को मेज़र कर पाएँ। असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एंड इंटरनल एग्जामिनेशन, वो आपको पता ही है, उसकी प्रोसेस चल रही है, उसकी लास्ट डेट हमें पता ही है 28 जून है, तो वो हम कर ही रहे हैं। और डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट मार्क्स हैं जो इंटरनल या प्रैक्टिकल के हैं, तो वो उसी तरीके से चल रहे हैं और वो पूरे उसी तरीके से रहेंगे और उनके पूरे मार्क्स काउंट होंगे उसी फॉर्म में जैसे हर साल होते थे। प्रोसीजर क्या है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट का? तो क्लास 12th एग्जामिनेशन है जो उसके बाइफर्केशन ऑफ मार्क है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, वो इन 5 फॉर्म में है। अगर हम बात करें तो कुछ सब्जेक्ट में 80 नंबर का थ्योरी है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, टोटल 100 हो जाते हैं। कुछ में 70 का थ्योरी है, 30 का प्रैक्टिकल है, वो भी 100 हो जाते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर 60 नंबर का थ्योरी का पेपर है, 40 नंबर का प्रैक्टिकल है, फिर 100। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर 50 थ्योरी में है, 50 प्रैक्टिकल में है, और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जहाँ सिर्फ थ्योरी के 30 ही मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल के कितने हैं 70। तो ये डिफरेंट टाइप हैं जिस बेस पर असेसमेंट होती है बच्चों की क्लास 12th में। स्टूडेंट की जो असेसमेंट होनी है वो 100 मार्क्स पर ही होनी है। जो ये थ्योरी वाले हैं इसके लिए ये सारी पॉलिसी है, प्रैक्टिकल के मार्क्स उसी तरीके से लगाए जाएंगे जैसे हर साल लगाए जाते थे। तो सिर्फ जो मेन फोकस है वो इन थ्योरी के मार्क्स पर है। प्रैक्टिकल मार्क्स उसी तरीके से चलेंगे जैसे पहले चलते थे। अलग अलग सर्कुलर इशू हुए हैं, 6 जून को भी नया सर्कुलर इशू हुआ है, 28 जून तक ये काम पूरा करना है, ये हम जानते हैं। तो जो ये वाला पोर्शन है ये उसी तरीके से चलेगा जैसे हर साल चलता था, यहाँ कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। अब बात आती है थ्योरी के मार्क्स की। तो थ्योरी के मार्क्स में मैंने आपको बताया ही था पहले कि क्लास 10th के भी 30% वेटेज है, और वो भी सिर्फ जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट हैं, 5 मेन सब्जेक्ट में से क्लास 10th के उसके मार्क्स की एवरेज। ऐसे ही क्लास 11th की 30% की वेटेज है और सिर्फ थ्योरी कंपोनेंट की, प्रैक्टिकल का वहाँ पर कोई रोल नहीं है। और क्लास 12th में जो भी इस साल पेपर हुए हैं, चाहे यूनिट हो, चाहे मिड टर्म हो, चाहे प्री बोर्ड हो, उनकी वेटेज जो है 40% है। तो ये डिफरेंट क्लासेस की वेटेज है थ्योरी के मार्क्स के लिए। थ्योरी के मार्क्स कौन से हैं? ये वाले अलग अलग सब्जेक्ट में। तो इनके लिए ये वेटेज इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो वही है 80, 70, 60, 50, 30, इन सब के लिए इस तरीके से वेटेज है। प्रैक्टिकल मैं बता ही चुका हूँ, सेम चलेगा, एक्चुअल होगा, पूरे लगेंगे, जितने का प्रैक्टिकल है उतने ही मार्क्स होंगे। टोटल मार्क्स 100 में से ही दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये वो थ्योरी के नंबर हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट में होते हैं। अब कैसे कैसे वेटेज है? क्लास 10th की वेटेज 30% है, क्लास 11th की 30% है, क्लास 12th की 40% है। ये सब में प्रैक्टिकल हैं जो एज इट इज़ हैं, जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं। अब देखो जब क्लास 10th और 80 नंबर का थ्योरी है, ये थ्योरी की बात यहाँ पे की जा रही है। जो थ्योरी का पेपर देते हैं बच्चे, जैसे अकाउंट्स में होता है, बिजनेस स्टडी में होता है, मैथ में होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट में 80 मार्क्स का होता है। तो 10th में वहाँ पर 24 की वेटेज हो गई, 11th में भी 24 की, 12th में 32 की हो गई, और 12th के प्रैक्टिकल की कितनी हो गई 20। तो देखिए ये 24 तो यहाँ आ गए 10th में 30% में, 11th में भी 30% में 24 यही वाले। पर जब 12th की बात की जाएगी तो 40% में 32 ये, और जो प्रैक्टिकल के हैं 20 ये, टोटल कितने हो गए 52। तो इस तरीके से 12th की वेटेज कितनी बैठ रही है 52, और यहाँ कितनी है 30।
70 का पेपर है तो ये 21 यहाँ आ गए दोनों, 28 30 यहाँ पर प्लस होकर 58 आ गए, 60 है तो 18 यहाँ पर वही 18 यहाँ आ रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर कर यहाँ पर आ रहे हैं। जब 50 का एग्ज़ाम है थ्योरी का जिन सब्जेक्ट में, वहाँ 15 11th और 10th की वेटेज है, और 70 वेटेज जो है वो किसकी है, 12th की। 70 कैसे हुई, 20 थ्योरी के और 50 प्रैक्टिकल के। जहाँ पर सिर्फ 30 नंबर का प्रैक्टिकल है वहाँ 9 10th के लिए और 9 थी 11th के लिए, और 12th में 12 तो यहाँ पर, और 70 जो प्रैक्टिकल के हैं 82। तो इस तरीके से रिज़ल्ट को बनाया जाएगा, और ये उसके कंपोनेंट है जिस बेस पर रिज़ल्ट को प्रिपेयर किया जाएगा रिज़ल्ट कमेटी के द्वारा। कंपटीशन ऑफ थ्योरी मार्क्स ऐसे होंगे, तो क्लास 12th के थ्योरी मार्क्स जो अभी हम देख रहे थे ये वाले, ये जहाँ पर वेटेज कितनी है 40%, तो ये मार्क्स आएंगे उनके। द कंपटीशन ऑफ थ्योरी मार्क्स फॉर क्लास 12th विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन 1 और मोर यूनिट टेस्ट मिड टर्म प्री बोर्ड जो भी उन्होंने दिए हैं। द रिजल्ट कमेटी ऑफ द स्कूल में डिसाइड वेटेज टू बी गिवन टू ईच एग्जाम बेस्ड ऑन द credibility and reliability of the assessment. For example, if the committee may be of the considered view that only the pre-board exam may be taken into consideration, तो वो उस काम को कर सकते हैं और फुल वेटेज उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी हो वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। डिफरेंस नहीं होना चाहिए मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। Some of the student may not have appeared in any or some of the examination conducted by the school, ये भी पार्ट मिल सकता है। In all of the above cases, result committee constituted by the school will have to address these challenges based on the analysis and study of the situation prevailing in the school. उस स्कूल की जैसी कंडीशन थी उस हिसाब से वो डिसीजन लेंगे और एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि किस तरीके से क्लास 12 के कंपोनेंट को वेटेज दी जाए। कमेटी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होगी किसी भी डिसीजन के जो वो लेती है, जो भी उसने एनालिसिस किया है, स्टडी किया, प्रिवेलिंग जो उस स्कूल में कंडीशन थी उसको ध्यान में रखते हुए और स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए। द एम यही होना चाहिए कि रेंज ऑफ असेसमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव हो, जैसा सीबीएसई चाहती है, जैसा बच्चों का लेवल है उस हिसाब से काम हो सके। रैशनल में वो लिखा जाएगा सब कुछ, जो एनेक्सचर 2 में वो रैशनल दिए गए हैं जिसके बेस पर काम करना है। ये भी बताना है उन रैशनल डॉक्यूमेंट में कि क्या रीज़न रहा कि उन्होंने वो वेटेज दी डिफरेंट एग्ज़ाम को या टेस्ट को, और अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने अपेयर नहीं किया कोई भी टेस्ट तो उसकी असेसमेंट किस बेस पर की वो भी उस रैशनल डॉक्यूमेंट में लिखना है। कमेटी शुड इन ऑल केसेस क्लियरली रिकॉर्ड ऑल इट्स डिसीजन इन राइटिंग विद द रीज़न इन द रैशनल डॉक्यूमेंट एंड टेक डिसीजन। ये वो रैशनल डॉक्यूमेंट है जो एनेक्सचर 2 में दिया गया है सीबीएसई ने। स्कूल का नाम, स्कूल का कोड, एफिलिएशन आएगा, टेस्ट कौन कौन से हुए, किसको कितनी वेटेज दी, कितने हुए, क्या उनकी ड्यूरेशन थी, क्या लिया, सब लिखा जाएगा। रीज़न क्या है कि किसको कितनी दी वो यहाँ लिखा जाएगा। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने पेपर नहीं दिया तो उसके लिए क्या डिसीजन लिया, क्या उन्होंने उस पर डिसीजन लिया वो यहाँ लिखा जाएगा। अगर कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स या एवरेज प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड नहीं मैच हो रहा तो उसके लिए क्या उस कमेटी ने डिसीजन लिया, कैसे मॉडरेशन की वो लिखा जाएगा। फाइनल मीटिंग में रिजल्ट कमेटी ने क्या डिसीजन लिया वो यहाँ लिखा जाएगा। 2 इंटरनल मेंबर हैं वो दोनों नेम एंड साइन करेंगे, 2 एक्सटर्नल मेंबर हैं वो भी नेम एंड साइन, स्कूल नेम करेंगे, स्कूल नेम भी लिखेंगे, और फिर जो चेयरपर्सन है वो भी उस पर साइन करेंगे। तो ये एनेक्सचर 2 इस तरीके से बनेगा। ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत है तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। थ्योरी मार्क्स जो क्लास 11th के हैं वो आपको पता ही है कि कंपटीशन ऑफ 11th क्लास 11th थ्योरी मार्क सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ ईयर एंड फाइनल थ्योरी एग्ज़ाम। देखिए 2 चीज़ें, एक तो ईयर एंड जो बाद में वो मिड टर्म को नहीं लेना है यहाँ पर, दूसरा सिर्फ थ्योरी का उसी को बेस बनाना है, 30% की वेटेज उसको देनी है। क्लास 10th का वो आपको पता ही है कि जो बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट है 5 मेन सब्जेक्ट में से उसकी एवरेज लेकर जो है 30% को वेटेज देनी है। ये काम वैसे सीबीएसई हमें कर देगा, इसीलिए ये सीबीएसई ने बोला भी है। तो ये काम हमें सीबीएसई करेगा, क्लास 10th हमारे लिए थोड़ा काम आसान है। इस तरीके से ये बेसिक चीज़ें थी जो सीबीएसई की स्टेबुलेशन पॉलिसी में हमारे सामने रखी गई हैं, जिनको हम इफ़ेक्टिव और प्रॉपर वे में यूज़ कर अपने क्लास 12th का रिज़ल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं हर स्कूल, और मुझे पूरी उम्मीद है हम कर पाएंगे। अगली वीडियो में हम
उन सभी एस्पेक्ट को कवर करेंगे जो इस रिज़ल्ट को बनाने में हमारे काम आएंगे, चाहे वो मॉडरेशन से रिलेटेड हो, रिज़ल्ट कमेटी कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, क्या उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी क्या है, ये सभी अलग अलग वीडियो में आपके सामने आएगा। थैंक यू।